संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 18वां भाग। पिछली भाग में हम लोगों ने देखा कि एक न्यूक्लियर फैमिली के क्वालिटी लाइफ यूएनओ के डिक्लेरेशन के अनुसार लीड करने के लिए मिनिमम 40,000 रुपये की ज़रूरत होगी। उनको परचेजिंग पावर 40,000 रुपये की देनी होगी। इसकी गणना में शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च नहीं लिया गया है। यह माना गया है कि इसे सरकार मुफ्त देगी, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सरकार दे सकती है। आज से करीब 40-45 वर्ष पहले यह खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में नगण्य था और पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने देखा कि ये दो फैसिलिटी सरकार मुफ्त प्रोवाइड कर सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि रोजगार का सृजन किस क्षेत्र में कितना होना चाहिए और आज हमारे देश में इन क्षेत्रों में कितनी रोजगार की संभावना है। प्रौद्ध सिद्धांत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की जो प्रतिशत है उसका प्रतिशत क्या होना चाहिए, जो हम लोग पहले भी चर्चा की है। गवर्नमेंट सर्विस 10%, कृषि 30 से 40%, एग्रो इंडस्ट्री 20%, नॉन एग्रो इंडस्ट्री 20 से 30% और ट्रेडिंग 10%। इसकी विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। अब हम इन क्षेत्रों में अपने देश में रोजगार की संभावना की चर्चा करेंगे। पहले गवर्नमेंट सर्विस को लेते हैं। इस क्षेत्र में प्रौद्ध सिद्धांत के अनुसार 10% जॉब होना चाहिए। तो अब हमें टोटल जॉब चाहिए 34 करोड़, तो इस क्षेत्र में जो जॉब होना चाहिए वो 3.4 करोड़ होना चाहिए। इस समय इस क्षेत्र में अपने देश में विभिन्न सेक्टर्स में कुल 2,58,31,220 जॉब अवेलेबल है। अब ये सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में कितने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में 36,84,583 है। स्टेट गवर्नमेंट में 1,78,63,302 है। पुलिस स्ट्रेंथ सिविल पुलिस 13,48,948, आर्म्ड पुलिस 4,57,176, पारामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 10,33,254 है। अब आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी 12,37,117, नेवी 61,228 और एयर फोर्स में 1,39,576 लोग हैं। तो ये कुल होते हैं 2,58,2,31,220 होते हैं। सरकारी क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमारे देश में रोजगार कम है। वर्ल्ड वाइड कुल सरकारी एम्प्लॉय का औसत 4.7% पॉपुलेशन का है। यह औसत डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी में काफ़ी अधिक है। ओएसडी देशों में यह 7.7% पॉपुलेशन का है। रूस में यह परसेंटेज 6.9% है। अफ्रीका में यह परसेंटेज 2% है तथा एशिया में 2.6% है। लैटिन अमेरिका में यह परसेंटेज 3% से 3.9% के बीच है। अतः शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट एक्टिविटी को बढ़ाने से, क्योंकि उसे हम मुफ्त अगर देंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, तो उसमें एक्टिविटी कुछ बढ़ानी होगी। तो इस सरकारी क्षेत्र में जो संख्या है अभी 2.58 करोड़, वो 3.4 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कृषि में 30 से 40% रोजगार का सृजन इस क्षेत्र में होना चाहिए, एक वाइब्रेंट एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट के लिए। अभी भारत में लगभग 50% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को कम करने के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आदि को बढ़ावा देना होगा। ये इंडस्ट्री एग्रो प्रोडक्ट के पर आधारित होते हैं। इन्हें गांव के नज़दीक सेटअप करना होगा। इस तरह 15% लोगों को
कृषि कार्य से एग्रो इंडस्ट्री में माइग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी 50% है तो 15% अगर इसमें माइग्रेट हो जाता है तो 35% कृषि कार्य के लिए बचेंगे। कृषि के बारे में चर्चा करते समय हम लोगों ने देखा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने पर कृषि कार्य में लगे हुए लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाया जा सकता है। चीन में हमारे देश से लगभग 2 गुना पैदावार होता है, जबकि चीन में कृषि योग्य भूमि भारत से लगभग आधी है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। चीन का क्षेत्रफल देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ज़्यादातर उसके जो भूमि है वो उर्वर नहीं है, रेगिस्तान और पहाड़ी भूमि है। अतः कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक व कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर पैदावार काफ़ी बढ़ाई जा सकती है ताकि कृषकों की आमदनी बढ़ सके। अब एग्रो इंडस्ट्री, कृषि क्षेत्र से कुछ लोगों को एग्रो इंडस्ट्री में निकालने के लिए ये सेटअप करना होगा। ये इंडस्ट्रीज कृषि उत्पाद पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, गाय और भैंसों के दूधों का उत्पादन उसमें होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, हमारे देश में विश्व में सब्जी और फल के उत्पादन जो है दूसरे स्थान पर हमारा देश है सब्जी और फल के उत्पादन में, लेकिन अभी इन उत्पादों का केवल 2% ही प्रोसेस किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। इस कारण काफ़ी मात्रा में सब्जी और फल सड़ जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है। डेवलप्ड देशों में जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में 60 से 70% प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर प्रिजर्व किया जाता है, हमारे यहाँ 2%। तो इसमें संभावनाएं काफ़ी हैं। प्लांट्स जैसे जूट, कॉटन, लेडीज़ फिंगर आदि के द्वारा पैदा हुए फाइबर्स, सिल्क के धागे, मधु उत्पादन, जूट मिल और शुगर इंडस्ट्रीज, ये कुछ उदाहरण हैं जो लोकल रॉ मटेरियल के आधार पर गाँव में उत्पादन किए जा सकते हैं। इन उत्पादों को आइडेंटिफाई कर नोटिफाई कर देना होगा ताकि इनको दूसरे सेक्टर में उत्पादन रोका जा सके। ये केवल एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम से ही इसे सेटअप किया जाना चाहिए। इन एग्रो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इनका चुनाव टाइप ऑफ सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट आदि पर निर्भर करेगा। अब हम विचार करेंगे कि इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना कितनी है। हमारे देश में 2011 सेंसस के अनुसार गांवों की संख्या 5.94 लाख है, लेकिन इन गांवों की जनसंख्या एक जैसी नहीं है। 100 से कम जनसंख्या वाले गांव हैं 45,276, 100 से 199 वाले गांव हैं 46,276, 200 से 499 वाले गांव हैं 1,27,511, 500 से 999 जनसंख्या वाले गांव हैं 1,45,402, 1000 से 1999 जनसंख्या वाले गांव हैं 1,19,977, 2000 से 9,999 जनसंख्या वाले गांव हैं 14,799 और 10,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं 3,961। तो इन गांवों में 4-5 इस तरह की एग्रो इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, जिसमें औसतन 30 लोगों को हर एक सेटअप में रोजगार मिल सके। ये 4-5 एग्रो इंडस्ट्रीज 2000 के एवरेज जनसंख्या वाले गांव में लगाया जा सकता है। इस विषम जनसंख्या वाले गांव को 2000 औसत जनसंख्या वाले गांव में मैथमेटिकल गणना करने पर ऐसे गांवों की संख्या आती है 4.81 लाख। तो ये 5.94 लाख गांव नहीं रहा, जो 2000 एवरेज 2000 की जनसंख्या में ये 4.81 लाख गांव हो जाएगा। इन 4.81 लाख गांव में अगर इस तरह की 5 एग्रो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए जाए जिसमें औसतन 30 लोगों को रोजगार मिले, तो कुल रोजगार सृजन होगा 7.21 करोड़। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4.81 लाख और मल्टीप्लाइड बाय 5, जिसमें 4 से 5 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो 7.21 करोड़ हो जाता है। अब हम नॉन एग्रो इंडस्ट्री को देखते हैं। इन उद्योगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये कौन से इंडस्ट्रीज होंगे? जो रॉ मटेरियल्स, मशीनरी प्लांट आदि के उत्पादन से संबंधित उद्योगों को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अंतर्गत रखा जाएगा। ये इंडस्ट्रीज आधारभूत उद्योग हैं जिनके उत्पाद आगे कंज्यूमर गुड्स के उत्पादन में ज़रूरत पड़ते हैं। इसके अंतर्गत स्टील, ऑयल एंड
पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र आदि उद्योगों को रखा जाएगा। इन उद्योगों को सरकारी तंत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाएगा, ताकि आगे के मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को कंज्यूमर गुड्स के उत्पादन में जो ये लगेंगे रॉ मटेरियल, इसके उत्पादन मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल हो। इन उत्पादों के कॉस्ट को वर्कआउट करने के लिए डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ फर्दर रिसर्च आदि को भी फैक्टर्स को सम्मिलित करना होगा। अभी के सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग जैसे सेल, BHEL, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, HEC आदि को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रखा जाएगा। इन सेंट्रल PSUs में 2015-16 के अवेलेबल डाटा के अनुसार 15.21 लाख रोजगार अवेलेबल है। अब हम चर्चा करेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्री की। कुछ आधारभूत इंडस्ट्रीज को छोड़कर जिसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर्गीकृत किया जाएगा और सभी उद्योग वर्क कोऑपरेटिव द्वारा चलाया जाएगा, और ऐसे उद्योगों को मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 400 आइटम्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आरक्षित किया हुआ है, और इन मदों का परचेज विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही किया जाता है। इस नई सिस्टम में सरकारी ज़रूरत के अलावे सारी ज़रूरत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के आरक्षित अलावे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से ही पूरी की जाएगी। अभी करीब 361.8 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पंजीकृत है, जिसमें 8.05 करोड़ वर्कर्स कार्यरत हैं। नई सिस्टम के अनुसार इन इंडस्ट्रीज का ओनरशिप वर्कर्स कोऑपरेटिव को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट इंडस्ट्रीज बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई आदि सेंट्रलाइज्ड है, 2-3 जगहों पर मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं वहीं पर। अब वहाँ से ये 3-4 टियर पर जो है थोक में और रिटेल में आते आते ये फिर गाँवों में, शहरों में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन सेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों का। अब ये उद्योग कंज्यूमिंग पॉइंट पे लगेंगे, जहाँ कंज्यूमर्स हैं और ये छोटे उद्योग लग सकते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहीं लगेंगे। अतः मीडियम स्केल इंडस्ट्री की संख्या काफ़ी बढ़ेगी और रोजगारों की सृजन जो अभी 8.05 करोड़ है, ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें पूंजी बहुत ही कम और 1-2 वर्कर की ज़रूरत होगी। ऐसी बिजनेस एक्टिविटी सिंगल ओनरशिप में चल सकती है। जैसे अब इसमें उदाहरण स्वरूप क्या है, ट्रेलिंग, दर्जी का काम, ऑटो रिपेयर, फैन रिपेयर, बार्बर शॉप आदि। प्रॉस्पेरिटी बढ़ने से गांव में भी इन एक्टिविटी की ज़रूरत होगी। औसतन 5 ऐसी एक्टिविटी की ज़रूरत हर गांव में होगी और औसतन 30 ऐसी सिंगल ओनरशिप शॉप शहरों में हर 5000 जनसंख्या पर यह ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने एवरेज 2000 गाँव की संख्या कितनी जो है मैथमेटिकल मॉडल पर गणना किया था 4.81 लाख। तो 4.81 लाख गाँवों और 34 करोड़ शहरों में रहने वाले आबादी के लिए इन शॉप्स की में लगभग 35 लाख रोजगार पैदा हो सकते हैं। इस तरह नॉन एग्रो इंडस्ट्री में कुल रोजगार कितना हो जाएगा, 15.21 लाख जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, 10 करोड़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है और 4.5 करोड़ जो 10 करोड़ मीडियम स्केल इंडस्ट्री में हो गया और 4.5 करोड़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है। तो ये 10.59 करोड़ हो सकता है। और अब इसके आगे भाग में हम चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग आदि में जो है कितनी संभावनाएं रोजगार सृजन की है।